हेलो फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि कितने तरह के रिटर्न्स होते हैं और उसके रिलेटेड जो भी इनकम टैक्स एक्ट में प्रोविजंस दिए गए हैं उनके बारे में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट, रिटर्न ऑफ इनकम है क्या? तो रिटर्न ऑफ इनकम क्या होता है? आपने जो भी साल के दौरान इनकम अर्न की है उसको आपको रिटर्न के रूप में फाइल करना होता है अलोंग विथ टैक्स। तो इनकम टैक्स के प्रोविजन क्या कहते हैं रिटर्न्स के बारे में, तो किन किन लोगों को रिटर्न फाइल करना जरूरी है और किन को जरूरी नहीं है, और कब किसी पर्सन को रिटर्न फाइल करना होगा वो समझते हैं। तो सेक्शन 139 जो है उसमें सारे के सारे प्रोविजंस दिए हुए हैं। तो सबसे पहला सेक्शन आता है 139(1)(a), जहां पे कहा गया है कि हर एक प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, डोमेस्टिक हो या वो फॉरेन कंपनी हो, एंड एलएलपी एंड फर्म्स जो भी है उन सभी को कंपलसरी इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करना होगा। भले ही उनकी इनकम जीरो हो फिर भी उनको रिटर्न फाइल करना होगा। सेकेंड प्रोविजन आता है बाकी के जो भी लोग हैं, कंपनीज एंड एलएलपी एंड फर्म्स के अलावा जितने भी लोग हैं उन सभी को भी रिटर्न फाइल करना जरूरी है इफ देयर इनकम एक्सीड्स बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। तो जो भी एग्जम्पशन लिमिट दी गई है उससे ऊपर अगर आपकी इनकम जा रही है, अगर आप कंपनी और एलएलपी नहीं हो या फिर फर्म नहीं हो, फिर भी आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा अगर आपकी इनकम एक्सीड कर रही है। थर्ड थिंग आती है कि अगर आपका लॉस हो रहा है फिर भी आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। तो आपको अगर लॉस कैरी फॉरवर्ड करवाना है और नेक्स्ट ईयर में सेट ऑफ करना है तब आपको रिटर्न फाइल करना जरूरी है। कुछ केसेस में वो कंपलसरी नहीं है, बट लॉस के केस में भी आपको रिटर्न फाइल करना जरूरी है। भले ही आपकी इनकम ना हो, लॉस हो रहा है फिर भी आपको रिटर्न फाइल करना जरूरी है अगर आप कंपनी, फर्म, एलएलपी हो तो। आगे आता है रिलीजियस ट्रस्ट या चैरिटेबल ट्रस्ट होते हैं, तो उनकी भी अगर इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ऊपर जा रही है तो उनको भी रिटर्न फाइल करना जरूरी होगा। पॉलिटिकल पार्टीज, उनको भी रिटर्न फाइल करना जरूरी है। ट्रस्ट, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, कॉलेज, इन सभी को, बिजनेस ट्रस्ट, इन्वेस्टमेंट फंड, इन सभी को इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। सिर्फ इंडिविजुअल एचओएफ, एओपी, बीवाई, इन सभी के केस में अगर उनकी इनकम एक्सीड हो रही है फिर तभी उनको रिटर्न फाइल करना है, बाकी उनको रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। अब एक दूसरा प्रोविजन आता है कि अगर कोई पर्सन, ऊपर के प्रोविजन के हिसाब से उसको रिटर्न फाइल करना जरूरी नहीं है, बट वो फॉरेन में कोई असेट होल्ड कर रहा है या फिर फॉरेन में किसी अकाउंट का वो बेनिफिशियरी है, तो उसको कंपलसरीली रिटर्न फाइल करना जरूरी होगा। तो इस तरह से हमने समझा कि किस तरह से आपको रिटर्न फाइल करना जरूरी होता है। तो इंडिविजुअल एचओएफ को रिटर्न फाइल करना कब जरूरी है? अगर आपकी इनकम एक्सीड हो रही है बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से। बट कंपनीज, फर्म, एलएलपी, ट्रस्ट, यूनिवर्सिटी, इन सभी के केसेस में आपको कंपलसरी रिटर्न फाइल करना। अब समझते हैं कितने तरह के रिटर्न्स होते हैं। तो अलग अलग लोगों के हिसाब से, अलग अलग असेसिस के हिसाब से, अलग अलग इनकम्स के हिसाब से रिटर्न बनाए गए हैं। तो सबसे पहला आता है फॉर्म नंबर 1 ITR 1 सहज। तो ITR 1 किसके लिए है? रेसिडेंट इंडिविजुअल्स के लिए जिनकी इनकम 50 लाख तक है एंड उनकी इनकम का सिर्फ पार्ट बन रहा है सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, वो भी एक हाउस प्रॉपर्टी होनी चाहिए, एंड उनकी अदर सोर्स की इनकम है। तो अगर एग्रीकल्चर इनकम है तो 5,000 रुपए तक होगी तो आप ITR 1 फाइल कर सकते हो। नाउ कम्स टू ITR 2। तो ITR 2 जिन लोगों का कभी भी इनकम बिजनेस एंड प्रोफेशन से नहीं है बट वो 50 लाख से ऊपर जा रही है तो उनको ITR 2 फाइल करना पड़ेगा। ITR 3 स्पेशली बिजनेस वालों के लिए है। ITR 3 स्पेशली बिजनेस वालों के लिए, मतलब जो भी इंडिविजुअल या एचओएफ जिनकी इनकम बिजनेस एंड प्रोफेशन से हो रही है उनको ITR 3 फाइल करना होगा। ITR 4 सुगम, जो सबसे ज्यादा यूज होता है, तो बिजनेस इनकम के लिए ही है, बट अगर यहाँ पे एक इनकम टैक्स में प्रिजम्पटिव टैक्सेशन की स्कीम है। अगर आपने इंडिविजुअल एचओएफ या फर्म हो और अगर आपने प्रिजम्पटिव टैक्सेशन ऑप्ट किया है तो आपको ITR 4 सुगम फाइल करना होगा। ITR 5 किसके लिए है? तो ITR 5 इंडिविजुअल एचओएफ और कंपनी के अलावा सभी को लिए हैं, जैसे ट्रस्ट हो गए, इन सभी के लिए ITR 5 होता है। ITR 6 कंपनीज के लिए है, बट कंपनीज कौन सी? जो सेक्शन 11 का एग्जाम्पशन क्लेम नहीं कर रही हो वो, क्योंकि सेक्शन 11 का एग्जाम्पशन ट्रस्ट के लिए होता है या फिर नॉन चैरिटेबल या चैरिटेबल कंपनीज जो नॉन प्रॉफिट कंपनीज हैं उनके लिए होता है। ITR 7 कंपनीज के लिए जो 139(4)(a), 4(b), 4(c) इन सभी में फाइल कर रहे हैं रिटर्न। अब एक होता है ITR-V। तो जब भी आप रिटर्न फाइल करते हो तो एक ITR-V जनरेट होता है जिसे हम एक्नॉलेजमेंट कहते हैं। अगर आपने ई वेरीफाई नहीं किया है, मतलब इलेक्ट्रॉनिकली वेरीफाई नहीं किया है, तो आपको उसको प्रिंट करना होगा और जो भी आपका वेरिफिकेशन वाला पर्सन होगा वो उसको वेरीफाई करेगा और उसको बेंगलोर आपको भेजना पड़ेगा। बट इन केस आपने इलेक्ट्रॉनिकली वेरीफाई किया है, मतलब आपने OTP या फिर डिजिटल सिग्नेचर से उसको फाइल किया है, तो आपको ITR-V भेजने की जरूरत नहीं है, आपका एक्नॉलेजमेंट जनरेट हो जाएगा।
अब ये एक समरी दी गई है, तो आप इसको समरी को गो थ्रू कर लेना। यहाँ पे सारे 1 2 3 4 5 6 7 साथ ही साथ फॉर्म दिए हुए हैं, वो आप अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। अब मोड ऑफ रिटर्न क्या होगा, मोड ऑफ फर्निशिंग रिटर्न। तो दो तरह से आप रिटर्न फाइल कर सकते हो, फर्स्ट इज पेपर रिटर्न एंड सेकंड इज इलेक्ट्रॉनिक रिटर्न। तो पेपर रिटर्न क्या होगा, फिजिकल फॉर्मेट में आप रिटर्न फाइल कर पाओगे, एंड इलेक्ट्रॉनिक रिटर्न मतलब आपको इलेक्ट्रॉनिकली वेबसाइट पे जाके रिटर्न फाइल करना है अलोंग विद डिजिटल सिग्नेचर। अब यहाँ पे क्या होगा, रिटर्न फाइल तो करते हो, उसके बाद आपको ITR-V जो जनरेट करना है, अगर आप ई वेरिफिकेशन कोड या OTP या फिर डिजिटल सिग्नेचर से उसको साइन कर रहे हो तो आपको उसको प्रिंट करके साइन करके बेंगलोर भेजने की जरूरत नहीं होगी। बट अगर आप उसको ई वेरीफाई नहीं कर रहे हो तो आपको उसको प्रिंट करके वेरीफाई करके उसको बेंगलोर भेजना होगा। तो दो तरह के रिटर्न हुए हमारे, एक पेपर रिटर्न, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक रिटर्न। तो इसके लिए भी कंडीशंस हैं, तो उन कंडीशंस को पढ़ते हैं। अब जो ई रिटर्न है, इलेक्ट्रॉनिकली रिटर्न फाइल करना किनको कंपलसरी वो समझ लेते हैं। तो कंपनीज एंड पॉलिटिकल पार्टीज, इन दोनों को हमेशा रिटर्न इलेक्ट्रॉनिकली फाइल करना पड़ेगा एंड उसको डिजिटल साइन से वेरीफाई करना होगा। बट फर्म और LLP के केस में अगर फर्म और LLP का ऑडिट हो रहा है 44AB के हिसाब से, तभी उनको इलेक्ट्रॉनिकली फाइल करना है रिटर्न। अब इंडिविजुअल HUF की बात करते हैं, तो अगर उनका भी ऑडिट हो रहा है तो उनको इलेक्ट्रॉनिकली फाइल करना पड़ेगा रिटर्न। बट अब इसके अलावा जिनका ऑडिट नहीं हो रहा है, ऐसे इंडिविजुअल HUF की बात करें तो उनको हमेशा रिटर्न ई वेरीफाई या ई फाइलिंग करना पड़ेगा अगर उनकी इनकम 5 लाख से ऊपर है, या फिर वो रिफंड क्लेम कर रहे हैं, या उनकी एज 80 से कम है। तो इन तीनों केसेस में उनको रिटर्न इलेक्ट्रॉनिकली फाइल करना पड़ेगा। अगर 80 से ऊपर अगर एज जा रही है और 5 लाख से नीचे इनकम है, या फिर रिफंड क्लेम नहीं कर रहे हो, तो आपको रिटर्न फाइल करना इलेक्ट्रॉनिकली जरूरी नहीं है, आप पेपर मोड में फाइल कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। अगर कोई पर्सन फॉरेन में असेट हेल्ड कर रहा है तो उसको कंपल्सरीली रिटर्न इलेक्ट्रॉनिकली फाइल करना पड़ेगा, वो पेपर बेस्ड फॉर्म फाइल नहीं कर सकता। दूसरे लोग जो 90, 90A एंड 91 इन तीन सेक्शन में अगर वो रिबेट क्लेम कर रहे हैं, तब भी उनको रिटर्न इलेक्ट्रॉनिकली फाइल करना होगा, भले ही वो कंपल्सरी में नहीं आता है तब भी। आगे बढ़ते हैं, रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट क्या है, तो टाइम लिमिट क्या है। तो ऐसी कंपनीज या ऐसे एसएससीज जहां पे 3CEB रिपोर्ट फाइल करना होता है, तो कुछ स्पेसिफाइड इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन अगर आप एंटर कर रहे हो तो आपको 3CEB फॉर्म भरना पड़ेगा, और उस केस में आपकी जो भी ड्यू डेट होगी वो क्या होगी, 30 नवंबर। तो जैसे 31 मार्च को मेरा साल खत्म हो रहा है, तो 31 मार्च के बाद नवंबर तक मैं रिटर्न मेरा फाइल कर सकता हूँ। उसके बाद दूसरे लोग आते हैं, कंपनीज जिनका इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन नहीं है, तो उन सभी के लिए, ओनली कंपनीज के लिए उसकी ड्यू डेट हो जाएगी 31 अक्टूबर। पहले ये 30 सितंबर थी, अब ये चेंज करके 31 अक्टूबर कर दी है। अब कंपनीज के अलावा एंड इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के अलावा जो भी असेसीज बच रहे हैं, जैसे कि इंडिविजुअल, HUF, ट्रस्ट, ये सभी हो गए, अगर उनका ऑडिट हो रहा है कहीं पे भी, किसी भी लॉ के हिसाब से ऑडिट हो रहा है, तो उनको हमेशा रिटर्न फाइल करना पड़ेगा 31 अक्टूबर के पहले पहले। या फिर वो पार्टनर्स हैं किसी ऐसी फर्म में या ऐसी कंपनी में जिनका ऑडिट हो रहा है, तो उनको भी रिटर्न की ड्यू डेट जो हो जाएगी 31 अक्टूबर हो जाएगी। उसके अलावा जो भी लोग हैं उनका सबका ड्यू डेट होगा 31 जुलाई। तो एक बार रिकैप कर लेते हैं। तो जिन लोगों का इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन है उनकी 30 नवंबर, बाकी के अलावा जो भी कंपनीज हैं उनका 31 अक्टूबर। कंपनीज के अलावा इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन के अलावा वाले लोगों के लिए अगर उनका ऑडिट हो रहा है 44AB में या किसी और एक्ट के हिसाब से, तो उनका 31 अक्टूबर होगा ड्यू डेट। और ऐसी फर्म्स जिनका ऑडिट हो रहा है तो उनकी पार्टनर्स की ड्यू डेट भी 31 अक्टूबर हो जाएगी, और उसके अलावा जितने भी लोग बचे उनकी ड्यू डेट हो जाएगी 31 जुलाई। तो ये ड्यू डेट्स हो गई हमारी। अब ये ड्यू डेट के बाद भी आप रिटर्न फाइल कर सकते हो, बट उसको कहा जाएगा बिलेटेड रिटर्न। तो उसकी भी एक टाइम लिमिट है कि आपका जो टाइम बीत गया, जो 30 अक्टूबर, 31 अक्टूबर या 31 जुलाई या फिर 30 नवंबर, इससे बाद भी आप रिटर्न फाइल कर सकते हो। बट कब तक कर सकते हो, तो आप रिटर्न कब तक फाइल कर सकते हो, बिफोर द एंड ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। मतलब मेरा कोई भी साल है, जैसे कि 1920 की बात करें, तो 1920 का रिटर्न में 1920 खत्म होते ही 31 जुलाई तक फाइल कर पाऊंगा। अब 31 जुलाई से आगे नेक्स्ट मार्च आ जाएगा, तब तक मैं रिटर्न फाइल कर पाऊंगा बिलेटेड बी। तो बिलेटेड रिटर्न कब तक फाइल कर पाओगे, बिफोर द एंड ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर और बिफोर द कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट। तो अगर आपका एंड नहीं आया बट उससे पहले ही आपको नोटिस मिल गई, तो इन दोनों में से जो भी पहले आएगा उस तारीख से पहले पहले आपका रिटर्न फाइल हो जाना चाहिए, तब भी आपको अलाउड है। अब बिलेटेड रिटर्न के लिए क्या चीज होगी, आपको 234F में लेट फीस भरनी पड़ेगी, साथ ही साथ आपको 234A के हिसाब से इंटरेस्ट भी भरना पड़ेगा। तो इस फीस के बारे में समझ लेते हैं। तो आपको लेट फीस कितनी भर सकनी
पड़ेगी। तो अगर आपका इनकम 5 लाख से ऊपर नहीं जा रहा है और अगर आप बिलेटेड रिटर्न फाइल कर रहे हो तो आपको मिनिमम 1000 की फीस भरनी पड़ेगी, लेट फीस। वो आप फीस नहीं भरोगे तो आप रिटर्न फाइल नहीं कर पाओगे। इन केस आपकी इनकम 5 लाख से ऊपर जा रही है, 1 रुपया भी ऊपर जा रही है, तो अगर आपने 31 दिसंबर तक रिटर्न फाइल कर दिया तो आपको 5000 की फीस लगेगी, और 31 दिसंबर के बाद 31 मार्च तक आप रिटर्न फाइल कर रहे हो तो 10,000 रुपए तक की आपको लेट फीस भरनी पड़ेगी। तो ये कंपल्सरीली लेट फीस है, ये कभी भी वेव नहीं होगी। अगर वेव करेंगे तभी वेव होगी, उसके अलावा आपको रिटर्न फाइल करने से पहले ये फीस भर देनी ही पड़ेगी, उसके बिना आपका रिटर्न फाइल नहीं होगा। तो जो भी लोग रिटर्न, अभी पहले क्या था, ये लेट फीस कंपल्सरी नहीं थी, अब ये लेट फीस कंपल्सरीली हो गई है। और आपको रिटर्न लेट अगर फाइल किया है, आपकी 1 रुपए भी इनकम है तो मिनिमम फीस तो आपकी लग ही जाएगी 1000 रुपए। तो आपको ध्यान रखना है हमेशा ड्यू डेट में रिटर्न फाइल कर देना रहेगा। अब जब मैंने रिटर्न फाइल कर दिया एक बार तो उसमें कुछ गलती रह गई या कुछ चीज ऐड करनी रह गई, तो उसको मैं चेंज कर सकता हूँ, उसको रिवाइज कर सकता हूँ। तो उसको रिवाइज करने की लिमिट क्या है, तो जो बिलेटेड रिटर्न फाइल करने की डेट है वही सेम यहाँ पे भी लागू होती है। मतलब 31 मार्च 2021 का रिटर्न में अगले 31 मार्च 2022 तक रिटर्न फाइल रिवाइज कर सकता हूँ। कुछ भी गलती, ओमिशन कुछ भी हो गया तो मैं चेंज कर सकता हूँ। बट उसके पहले पहले अगर आपका असेसमेंट हो गया तो वो असेसमेंट की डेट के बाद आप नहीं कर पाओगे। तो आप रिवाइज कर पाओगे कितनी भी बार रिटर्न, आप जितनी भी बार रिवाइज करोगे तो आपका पुराना रिटर्न डिफेक्टिव मान लिया जाएगा, और जो नया रिटर्न है रिवाइज उसको ही माना जाएगा, पुराने रिटर्न को नहीं माना जाएगा। तो आप कितनी भी बार रिवाइज कर सकते हो, उसके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है। बिलेटेड रिटर्न भी है तो भी उसको आप रिवाइज कर पाओगे। तो रिवाइज रिटर्न आप फाइल कर सकते हो कुछ गलती सुधारने के लिए। अब आया डिफेक्टिव रिटर्न। तो डिफेक्टिव रिटर्न का मतलब समझते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, कुछ कंडीशन जो है रिटर्न फाइलिंग की वो अगर फुलफिल नहीं हो रही है तो आपके रिटर्न को डिफेक्टिव कहा जाएगा। तो कब होगा, तो कौन सी कंडीशंस है जिसके बेस पे डिफेक्टिव रिटर्न होगा। तो अगर आपने रिटर्न तो फाइल किया है बट उसके साथ जो टैक्स भरना था, सेल्फ असेसमेंट टैक्स या फिर इंटरेस्ट, वो आपने पे नहीं किया, या फिर रिटर्न के साथ जो जरूरी चीजें जोड़नी थी आपको, स्टेटमेंट, एनेक्चर, P&L, बैलेंस शीट, ये जो भी चीजें होती है वो अगर आपने प्रॉपर तरीके से ऐड नहीं किए, या कुछ इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करनी चाहिए थी बट आपने प्रोवाइड नहीं किए, तो इन दोनों केसेस में आपका रिटर्न डिफेक्टिव मान लिया जा सकता है। तो क्या होगा, डिफेक्टिव रिटर्न की वजह से क्या होगा, आपको एक अपॉर्चुनिटी देगा असेसिंग ऑफिसर, बोलेगा कि आप 15 दिन के अंदर अंदर इस चीज को सुधार लो। बट आपको एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी 15 दिनों के अंदर अंदर सुधारने की, बट अगर आप फिर भी अगर उसको नहीं सुधारते तो आपका रिटर्न डिफेक्टिव मान लिया जाएगा। अब जो टाइम लिमिट है रेक्टिफिकेशन की, आपको एक 15 दिन का पीरियड दिया जाएगा, आपको इंटीमेशन देंगे तब से लेके 15 दिनों के अंदर अंदर अगर आप जो गलती हुई है या जो भी आपका प्रॉब्लम हुई है उसको सुधार लेते हो तो आपका रिटर्न सही हो जाएगा। बट अगर विद इन 15 डेज आप अगर नहीं फाइल करते हो करेक्शन तो आपका रिटर्न डिफेक्टिव मान लिया जाएगा, और ऐसा मान लिया जाएगा कि आपने कभी रिटर्न फाइल ही नहीं किया, और जो भी कार्रवाई आपसे आप पे की जा सकती है वो कार्रवाई की जाएगी। बट अगर 15 दिनों के बाद भी अगर आप कुछ भी ऐसा करते हो, रेक्टिफिकेशन करते हो, तो असेसिंग ऑफिसर के पास पावर है कि वो कंडोनेशन कर सकते, आपने जो डिले किया है उसको कंडोन कर सकता है। अब जो भी रिटर्न फाइल होता है तो उसमें एक साइन करनी पड़ती है, उसको वेरीफाई करना पड़ता है कि इस पर्सन ने, पर्टिकुलर पर्सन ने इस रिटर्न को देख लिया है और इसने जो भी इंफॉर्मेशन दी है वो करेक्ट है, ट्रू है, या जो भी उसके हिसाब से, नॉलेज के हिसाब से सही है। तो इंडिविजुअल के केस में कौन उसको वेरीफाई करेगा, तो जनरली इंडिविजुअल जो खुद का रिटर्न फाइल कर रहा है वही उसको वेरीफाई करेगा। बट अगर कभी कभी क्या होता है कि वो इंडिया से एब्सेंट है, वो कहीं बाहर गया हुआ है, तो वो ऑथोराइज करेगा किसी पर्सन को, और ऑथोरिटी लेटर जो जो हमारी पावर ऑफ अटॉर्नी होगी वो उसके साथ अटैच करके आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। बट कभी कभी क्या होगा, कोई पर्सन इनकेपेबल होता है या फिर उसको कोई दूसरी प्रॉब्लम है, तो इस केस में उसका जो भी कंपेटेंट अथॉरिटी या गार्जियन है वो उसका रिटर्न फाइल करेगा। बट जब भी रिटर्न फाइल करोगे तो साथ में अगर कोई दूसरा पर्सन, इंडिविजुअल के अलावा कोई दूसरा पर्सन उसका रिटर्न साइन कर रहा है या वेरीफाई कर रहा है, तो साथ में पावर ऑफ अटॉर्नी उसको अटैच करना जरूरी है। एचयूएफ की बात करें तो जनरली जो भी कर्ता होगा एचयूएफ का वो उसको वेरीफाई करेगा। बट अगर कर्ता बाहर है, इंडिया से बाहर है या इनकेपेबल है, तो जो भी एडल्ट मेंबर होगा वही उसको साइन करेगा। अगर माइनर मेंबर है वो तो साइन नहीं कर पाएगा, तो जो भी एडल्ट मेंबर होगा कर्ता के अलावा वो उसको वेरीफाई कर देगा। फर्म के केस में तो जो भी मैनेजिंग पार्टनर होगा वो साइन करेगा। बट इन केस मैनेजिंग पार्टनर इनकेपेबल है या वो अवेलेबल नहीं है, तो जो भी एडल्ट पार्टनर होगा, मतलब माइनर के अलावा वाला जो भी पार्टनर होगा वो हमेशा उसको फाइल करेगा या वेरीफाई करेगा। फिर एलएलपी के केस में क्या होगा, तो जो भी डेजिग्नेटेड पार्टनर होगा वो उसको साइन करेगा। पर अगर डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं है
तो कोई भी दूसरा पार्टनर कर सकता है इसको साइन। कंपनी के केस में क्या होगा, तो जनरली कंपनी का जो एमडी होगा, मैनेजिंग डायरेक्टर होगा, वो उसको वेरीफाई करेगा, बट एमडी कहीं नहीं है, एमडी बाहर गया हुआ है, फॉरेन में गया हुआ है, तो कोई भी डायरेक्टर या जो भी प्रिस्क्राइब किया हुआ पर्सन है, जिसको ऑथराइज किया है, वो उसको फाइल करेगा। कभी कभी कंपनी इंसॉल्वेंसी में होती है, बैंक्रप्सी में होती है, तो आईबीसी जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड है, उसमें एक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल होता है जो अपॉइंट किया गया होता है, जैसे लिक्विडेटर होता है वैसे, तो जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल है वो उसको साइन करेगा। नॉन रेसिडेंट कंपनी मतलब फॉरेन की कोई कंपनी है, तो जो भी पर्सन यहाँ पे उसका काम कर रहा होगा, ऑथोराइज पर्सन होगा, वो साइन करेगा। एंड जो वाइंडिंग अप की प्रोसेस में है उसका लिक्विडेटर। एंड अगर गवर्नमेंट की कंपनी है तो जो भी प्रिंसिपल ऑफिसर होगा जो गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया होगा, वो उसको रिटर्न को वेरीफाई करेगा। और बाकी सभी केस जैसे ट्रस्ट हो गया या फिर पॉलिटिकल पार्टी, लोकल अथॉरिटी, इन सभी केस में जो भी प्रिंसिपल ऑफिसर होगा वो रिटर्न को वेरीफाई करेगा। तो यहाँ पे कौन रिटर्न को वेरीफाई करेगा, यहाँ से एक आध दो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो आपको अच्छी तरह से तैयारी कर लेनी है। तो हमने रिटर्न के डिस्कशन के टाइम पे देखा था कि प्रिजम्पटिव टैक्सेशन मतलब आप ITR 4 फाइल कर सकते हो जहां पे आपको प्रिजम्पटिव इनकम लेना है, मतलब एस्टिमेट के बेस पे आप इनकम डिक्लेयर कर सकते हो और उस पर आप टैक्स भर सकते हो बिना बुक्स मेंटेन किए हुए। तो दो तरह के सेक्शन है यहाँ पे, एक है सेक्शन 44 AD और एक है सेक्शन 44 ADA। तो दो तरह के सेक्शन है जहां पे आप रिटर्न फाइल कर सकते हो बेस्ड ऑन एस्टिमेशन। तो 44 AD बिजनेस वालों के लिए है एंड 44 ADA जो प्रोफेशनल्स के लिए है। अगर यहाँ पे बिजनेस आप कर रहे हो तो कुछ एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन हम देख लेंगे, बट कुछ एक्सेप्शन के साथ आपका अगर बिजनेस कर रहे हो और आपका अगर टर्नओवर 2 करोड़ से कम है, तो आपका जो भी 2 करोड़ का टर्नओवर है या 2 करोड़ से कम है, उस पर आपको फ्लैट 8% या फिर 6%, अगर आपकी सारी रिसीट डिजिटली हो रही है मतलब इलेक्ट्रॉनिक मोड से हो रही है, उस पर आपको 6%, एंड बाकी की जो रिसीट है कैश में हो रही है या एनी अदर मोड से हो रही है, उस पर 8% या 6% जो भी लग रहा है वो आप चार्ज कर दो, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी इनकम आएगी उस पर आपको टैक्स भर देना है। आपको कोई भी एक्सपेंस वगैरह की क्लेम नहीं मिलेगा। ऐसा मान लिया जाएगा कि आपका 92% या 94% जो भी हो रहा है वो आपका एक्सपेंस है, आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं किया जाएगा। सिमिलर ऑप्शन आपको 44 ADA में प्रोफेशनल के लिए दिया हुआ है। अगर आपकी सर्विसेज आप जो भी प्रोवाइड कर रहे हो उसकी जो रिसिट्स है 50 लाख तक है, तो आपका जो भी रिसिट्स है उसका 50% अगर आप डिक्लेयर कर दे रहे हो एज इनकम, 50% या उससे ज्यादा, तो आपको कोई भी बुक्स नहीं मांगी जाएगी और सिंपल आपको इस पे टैक्स दे दिया जाएगा, जो भी टैक्स है वो ले लिया जाएगा और आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो यहाँ पे ITR 4 जो हमने पढ़ा था, ITR 4 सुगम, वो इन दो केसेस के लिए होता है। इसके अलावा एक 44 AE भी है जो ट्रांसपोर्टर के लिए है, जो हमारे कोर्स में नहीं है। तो 44 AD एंड 44 ADA 2 करोड़ का टर्नओवर, 6% और 8% ऑफ ग्रॉस रिसीट, और यहाँ पे 50% ऑफ ग्रॉस रिसीट। तो यहाँ पे सिर्फ बिजनेस के लिए आता है, तो ये सिर्फ प्रोफेशनल के लिए है। यहाँ पे बिजनेस में एजेंसी बिजनेस या इस तरह के कमीशन वाले बिजनेस नहीं आएंगे, इसके अलावा वाले ही बिजनेस आएंगे। और ये कौन क्लेम कर सकता है, इंडिविजुअल, HUF एंड पार्टनरशिप फर्म, इन तीन के लिए ही ये अलाउड है, उसके अलावा किसी भी लोगों के लिए अलाउड नहीं है। तो इस तरह से एक आध क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, तो हमको डिटेल में इसको देख लेना है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.